नमस्कार दोस्तों, हम लोग जनसत्ता न्यूज जो चला रहे थे उसका ये अगला वीडियो है 3 से 4 जून के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अगला जो न्यूज़ है जो आज की, उसमें अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौटी। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव थे और ये जो चुनाव हैं ये लोकसभा चुनाव के साथ ही चल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में था, सिक्किम में और आंध्र प्रदेश में, आंध्र में था मतलब, और उड़ीसा में। यहाँ के विधानसभा चुनाव भी थे। तो ये 2 जून को अरुणाचल का और सिक्किम का रिजल्ट आया है, जहाँ पे बीजेपी ने अरुणाचल में सरकार बनाई है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू वो निर्विरोध जीते हैं और हो सकता है वही सीएम बने। और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा है, उसने जीत दर्ज की है, 32 सीटें वो जीती है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार तमांग, वो भी जीत गए हैं। तो हो सकता है वही सत्ता में रहें। और जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जिनके नाम रिकॉर्ड है सिक्किम के ही हैं, वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन कुमार चामलिंग, ये नाम आपने सुना होगा। वो है चुनाव हार गए हैं। ठीक है, 2 जगह से लड़ रहे थे, वो तो चुनाव हार गए हैं। तो एक जगह पे इनके जो सीएम बनेंगे, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, जैसे सीटों की संख्या तो निर्धारित है कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। ये सीटें पूछता है एग्जाम में। सीएम कौन बनेगा और विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, ये हम लोग आगे न्यूज में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी ये सब कोई क्लियर नहीं है। अगला न्यूज है कि ग्रीन बूथ पर मतदाताओं को भेंट किए गए पौधे। ये जो है ये एक तरह से जागरूकता टाइप का अभियान है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। तो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये प्रमुख बाघ केंद्रों में से एक है। तो यहाँ पर महाराजगंज जिला प्रशासन ने जो लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण था, वहाँ पर ग्रीन बूथ पर आए हुए पहले 1500 से अधिक मतदाता थे, उनको जो है पुष्प वितरित किए थे ताकि वो लगा सकें, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, लू जिस तरह से चल रही है, उसमें से इस तरह के इनिशिएटिव लेना ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो डीएम है अनुनय झा, ये इनका इनोवेटिव था, इनका जो है ये इनकी पहल थी और इन्होंने जो है वन विभाग की मदद से, महाराजगंज में वन विभाग की मदद से एक ग्रीन पूलिंग बूथ बनाया था, जिसमें विभाग ने जो है सोहागी बरवा जो बाघ अभयारण्य है उसके बारे में जानकारी दी और पौधे वितरित किए। ठीक है। तो ये एक तरह से इथिक्स में इस तरह के एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा जा सकता है, जो पेपर 4 है वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। अगली न्यूज देख लेते हैं कि गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है अभी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की। तो उसमें 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अडानी जो है 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अंबानी की जो संपत्ति है, मुकेश अंबानी की, वो 109 अरब डॉलर है, वो 12वें नंबर पर है। ठीक है, दुनिया में 12वें नंबर पर है। तो अडानी 11वें, दुनिया में 11वें सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर और दुनिया में 11वें सबसे अमीर।
और मुकेश अंबानी उनसे एक कदम पीछे दुनिया में 12वें नंबर पर। ठीक है, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर सवाल आए तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, एक ये है कि जो नोट अभी 2000 रुपये की जो नोटबंदी अभी हुई थी, 2000 रुपये को चलन से बाहर किया गया था आरबीआई के द्वारा। ये किया गया था 19 मई 2023 को। आरबीआई ने 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। तो इसके 97.82% जो नोट हैं वो वापस आ गए हैं। मतलब 7755 करोड़ मूल्य के नोट जो हैं लोगों के पास हैं, अभी बचे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले 19 मई 2023 को ये जो नोट थे, इनकी कीमत जो है वो 3.56 लाख करोड़ रुपए थी और 31 मई 2024 तक ये घटकर 7,755 करोड़ रुपए मार्केट में रह गई है। मतलब कि 97.82% यानी लगभग 98% नोट वापस जो है आ चुके हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि तिब्बत की झीलों का जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकता है आकार। तो ये पर्यावरण की न्यूज है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। इस समय काफ़ी गर्मी चल रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लू की वजह से। अभी गर्मी के लिए ही ऑरेंज और जो ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट होता है वो जारी किया गया था। बरसात का भी जारी किया गया और गर्मी का भी जारी किया गया। तो गर्मी वाला भी है, तो गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है उत्तर भारत में, उत्तर भारत के कुछ जगहों पे। ठीक है, लू लगने की वजह से, तो लू चलने की वजह से, तो ये भी याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने येलो रेड और जो ऑरेंज अलर्ट होता है बारिश का, उसके बारे में चर्चा की थी कि उसमें क्या क्या अंतर होता है और क्या क्या है। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें है कि जो प्रतिष्ठित जर्नल है नेचर जियो साइंस, उसने पिछले महीने एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था उसमें। तो उसके मुताबिक क्विंगहेई तिब्बत का जो इलाका है, ठीक है, वहाँ पे कुछ झीलों का जो दायरा है वो 50% तक बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा कि जल संग्रह क्षमता में 600 अरब टन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस चीज से काफी नुकसान होगा, अरबों अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो जाएगा चीन को, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा तो एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, तिब्बत में जो है वो एंडोर्फिक झीलें मौजूद होती हैं। एंडोर्फिक झील का मतलब होता है ऐसी झीलें जहां जल संग्रहण होता है, पानी बाहर की ओर नहीं बहता है, उनमें साल भर पानी जो है बना रहता है। ऐसी झीलों को एंडोर्फिक झील बोलते हैं। तो वो झीलें उनका जो जल स्तर है वो 10 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब समझिए 32 फीट तक वहाँ पे बढ़ जाएगा, जिससे कि काफ़ी पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज टाइप का कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ पे आप समझिए कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और नुकसान का आकलन कुछ इस तरह किया गया है कि 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क, करीब 500 बस्तियाँ, करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर की पारिस्थितिकी जैसे घास के मैदान, दलदल खेत, ये जगमग्न हो जाएंगे। ये एक अनुमान है कि इस तरह से होगा। तो इस बारे में ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है ये न्यूज, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें है कि इसी क्षेत्र से, तिब्बत के इसी क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं जो भारत की तरफ आती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र निकली है वहाँ से, सिंधु नदी निकली है, सतलज नदी वहाँ से निकली है। एशिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ जो दक्षिणी चीन सागर में गिरती हैं वो नदियाँ वहाँ से निकली हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो नदी उद्गम स्थल के रूप में, बड़ी नदी उद्गम स्थल के रूप में वो एक पीली नदी उधरी से निकली है। तो आप समझिए कि एशिया का जल स्तंभ बोला जाता है इस क्षेत्र को, एशिया का जल स्तंभ।
तिब्बत का पठार है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। 1000 से अधिक झीलें हैं वहाँ पे और विशाल पानी के, हिम के, जल के विशाल भंडार वहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होगा चीन को अगर इस तरह की कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन हमको वहाँ देखने को मिलता है। तो अगली न्यूज हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिको में क्लाउडिया शीनबॉम पहली महिला निर्वाचित हुई। तो मैक्सिको में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो 200 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे क्लाउडिया शीनबॉम ये नई पहली महिला बनी, राष्ट्रपति बनी। ये जो है इससे पूर्व ये जलवायु वैज्ञानिक भी हैं और मेरठ सिटी की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, महापौर मेयर भी रह चुकी हैं। तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं कि अल नीनो होगा खत्म, ला नीना से जुलाई से आने की उम्मीद। तो इस साल जो है दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी और खराब मौसम के लिए जिम्मेदार रहा अल नीनो। तो अल नीनो के बाद ला नीना आता है, ऐसे क्रम चलता है। तो ला नीना जो है इस साल के अंत में ला नीना में परिवर्तित हो जाएगा अल नीनो। ठीक है, तो अल नीनो और ला नीना ये यूपीएससी में और आरओ के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में ये भूगोल में आता है। तो आप लोग बुक से इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और न्यूज में क्या है रहा है तो ये मैं बता देता हूँ कि जैसे WMO के ग्लोबल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के मुताबिक जो है ये जून और अगस्त के दौरान या तो ये तटस्थ स्थितियों में परिवर्तित हो जाएगा, तटस्थ स्थितियों में, या ला नीना में परिवर्तित हो जाएगा। तो अल नीनो में क्या होता है कि अल नीनो में कमज़ोर मानसूनी हवाएं रहती हैं, मतलब शुष्क परिस्थितियां रहती हैं और गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है और ख़राब मौसम रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब सूखा आ जाता है अल नीनो में। और ला नीना में क्या रहता है कि भरपूर बारिश होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अल नीनो और ला नीना में ऐसा होता है। तो ठीक है, तो ये अंतर याद रखिएगा कि अल नीनो जहाँ होगा वहाँ गर्मी, शुष्क हवाएं, मानसूनी हवाओं की कमज़ोर स्थिति रहेगी, और ला नीना की तो बाढ़ से काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहेंगे, वो बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ला नीनो अल नीना में आप इसको देख लीजिएगा। तो चूंकि WMO ने चेतावनी दी है तो ये करंट में बना हुआ है, तो हो सकता है इस वर्ष इस पर प्रश्न पूछा जाए। और कुछ ये जनसत्ता का ऑडिटोरियल और एक उसमें आता है और संवाद करके जो इसमें आता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं। तो इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसी खबर नहीं है। ट्रंप लड़ रहे हैं और भी कई लोग हैं। तो अमेरिका में चुनाव है जो कि नवंबर में होंगे, तो बाद में इनके बारे में हम देखेंगे। और एक न्यूज है कि वैज्ञानिकों ने खोजा मनुष्य के रहने योग्य ग्रह। तो हाल ही में नासा रिसर्च इस सब चीज़ों में करता रहता है। तो एक ग्रह है, उसका नाम है ग्लिनशे 12b। ये ग्रह जो है हाल ही में खोजा गया है, ग्लिनशे 12b। तो इस खोज में नासा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, ये सब चीज़ें, ये सब संस्थान थे जिन्होंने इसको खोजा है। तो ये गॉल्डीलॉक्स जोन जो है, गॉल्डीलॉक्स जोन है, वहीं पे ये ग्रह पाया गया है। गॉल्डीलॉक्स जोन ऐसा होता है जैसे हमारे पृथ्वी भी गॉल्डीलॉक्स जोन में है। तो ये जीवन के विकसित करने वाली प्रणाली के स्थल के रूप में देखा जाता है गॉल्डीलॉक्स जोन को। ठीक है, तो ये न्यूज है, इसमें ग्लिनशे 12b जिसका नाम है ग्रह का। ठीक है, ये जो है इसको खोजा गया है। और अगला है भारत रूस के रिलेशन पे था।
तो भारत रूस के रिलेशन पे जैसे एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए जो बात दोनों देशों के संबंध को खास बनाती है वो है कि 1950 के दशक के बाद पिछले लगभग 70-80 सालों में दुनिया में कई बदलाव आए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही ऐसे हैं जहाँ कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब है कि हमारे रिश्ते रूस के साथ हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। उस दौर से जब अमेरिका के खिलाफ हरित क्रांति के बाद जब अमेरिका ने भी गेहूं देने से मना किया, या 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, तब रूस की भारत ने भारत की रूस ने मदद की थी। तो इन सब चीज़ों से तब से हमारे रिश्ते वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और उससे पहले नेहरू भी अपनी पंचवर्षीय योजना रूस के ही प्लान के मुताबिक लाए थे भारत में। तो रूस से हमेशा से ही हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज के मुताबिक है कि चीन की भारत और रूस की दोस्ती से चीन जो है थोड़ा घबराया हुआ है। सामरिक और रणनीतिक महत्व की चीजें देख लेते हैं। जैसे एक खबर है, एक मिसाइल प्रणाली है जिसको हम लोग बोलते हैं S-400 मिसाइल प्रणाली। ये S-400 मिसाइल प्रणाली हमने रूस से ली है, और इसी मिसाइल प्रणाली के चक्कर में अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी जब ये सौदा हो रहा था। लेकिन अब सौदा तो हो गया है, अब चाहे जो कर लें। और एक और कामोव हेलीकॉप्टर जो होता है, भारत ने रूस से करीब 200 कामोव हेलीकॉप्टर के सह उत्पादन पे करार पर दस्तखत किए हैं। तो एक ये है। ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने रूस के साथ डेवलप की है। हमारे रूस के साथ सालाना समझौते, सालाना मुलाकातें मोदी के आने के बाद अलग अलग मौक़ों पर इनमें बढ़ोतरी हुई है, कोई उसमें नहीं है। और रूस हमारे साथ ब्रिक्स में भी साझेदार है। ब्रिक्स जो सम्मेलन होता है उसमें भी सहयोगी है। तो इस तरह से भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। आगे हम लोग देखते हैं संपादकीय 4 जून का। 3 जून के संपादकीय में उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं था। 4 जून का संपादकीय आर्थिक घटना से प्रभावित है, जैसे बढ़ता खर्च और घटती आमदनी। जैसे कि इसमें खर्च इसके मुताबिक, ये जो एडिटोरियल में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके मुताबिक के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से देश के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनका व्यय लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि एक आंकड़ा है कि 2020 और 21 में परिवारों की जो शुद्ध बचत थी वो 23.29 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, 23.29 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब वो 2022-23 में वो जो है 9 लाख करोड़ रुपए घट के 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि परिवार की जो शुद्ध बचत है वो कम हो गई है, और इसका ये जो बचत घटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो परिवारों के जीवन निर्वाह व्यय और अन्य व्यय में बढ़ोतरी है। ठीक है, अब जीवन निर्वाह व्यय में एक लंबे समय अवधि तक जैसे आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर जैसे मूलभूत व्यय के लिए जो जरूरी धन की मात्रा है वो है। और अगर देश में महंगाई भी बढ़ती है तो इन खर्चों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये इसी तरह से ये गरीब जनता, मध्य वर्गीय जनता और गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनको प्रभावित करती है। देखिए, महंगाई का जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो गरीब और गरीबी से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा होता है। मध्यम वर्गीय और ऊपर का जो आदमी है वो तो किसी न किसी तरह से काम चला लेता है। दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनके जो मूल्य में बढ़ोतरी होती है उसमें क्या है कि आम भारतीय परिवार इनका जो जीवन है वो दैनिक वस्तुओं के मूल्य में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे निरंतर गिरता जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले
थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े के अनुसार महंगाई घटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाजार में वह नजर नहीं आती है। देखिए, आंकड़ों में जो प्रदर्शित होते हैं उनमें और जो व्यवहार में होता है उनमें यही एक अंतर होता है कि व्यवहार में कोई छोटी मोटी चीज है, वो कुछ समय पहले तक 1-2 रुपए में, 2-4 रुपए में मिल जाती थी, फिर वो 5 रुपए हुई, फिर वो 10 रुपए हुई। पहले न्यूनतम इकाई 1 रुपए थी, अब न्यूनतम इकाई 10 रुपए हो गई मान लीजिए। तो एक तरह से ये कई गुना, 5 गुना, 10 गुना जो बढ़ जाती है, तो ये चलन आम हो जाता है। किसी चीज को डंप कर लिया, आलू डंप कर लिया, टमाटर डंप कर लिया, तो उसकी वजह से मार्केट में उसके रेट बढ़ जाना, और अब सरकारी मशीनरी उस पर इतना ध्यान नहीं देती है, थोड़ी बहुत अपनी खाना पूर्ति करके वो लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और होता क्या है कि जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, वो आदमी, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो निचले तबके का आदमी है, वो जल्दी जल्दी खरीदता है। तो जल्दी जल्दी खरीदता है तो वो वस्तुएं जो है ना, वो महंगी पड़ने लगती हैं व्यक्ति को, व्यय ज़्यादा होने लगता है उन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं। अब किराए के मकान पे आप रह रहे हैं और आपको हर महीने किराया देना है, और किराए के मकानों में कुछ वर्षों में ही 1.5 से 2 गुना, 3 गुना तक की वृद्धि हो चुकी है। परिवहन लागत कोरोना के बाद से बढ़ गई है, ठीक है। मेट्रो, टैक्सी, इन सब का किराया कोरोना के बाद से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कुछ बढ़े हैं, तो उसकी वजह से ये किराया बढ़ता है। तो ये भी आप याद रखिए, इन चीज़ों में है, ठीक है। खर्च के साथ परिवारों की जो ऋणग्रस्तता बढ़ती है। अब जैसे बहुत सा है 0% फाइनेंस है या कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो आदमी की क्रय शक्ति अब, चूँकि क्रय शक्ति अब होना तो ये लगा है कि कुछ भी आप लेना चाहें तो 0% फाइनेंस पे खरीद सकते हैं। आपको मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन जैसे लेना है, एयर कंडीशन लेना है, कुछ भी लेना है, टीवी, फ्रिज, ये सब लेना है, तो अब हर आदमी ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड पे लेना चाहता है या क्रेडिट पे लेना चाहता है। तो जो इस तरह के जो विज्ञापन है उनसे आकर्षित होकर वो चीज़ें खरीदता है, क्रय क्षमता न होते हुए भी खरीदता है। तो ये परिवार के खर्च को बढ़ा देती है, क्योंकि बाद में वो मासिक किस्त के रूप में तो देगा ही। तो भौतिकतावाद ने भी इस तरह को बढ़ावा दिया है, पूंजीवाद, भौतिकतावाद जिसे कहेंगे, तो उसने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। और एक आंकड़ा और है कि जैसे औसतन जो 4.2 सदस्यों वाला जो एक परिवार होता है, उसकी जो आय है लगभग 23,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। और लेकिन 46% से अधिक परिवारों की जो औसत आय है वो 15,000 रुपये से कम है, 4.2 सदस्य वाले। अब आप समझ लीजिए कितनी कम है, ठीक है। भारत में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो उच्चतम स्तर की विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे एक जगह मैं कहीं और पढ़ रहा था कि भारत के केवल 3% लोगों के पास ही भारत का 43%, कुछ इस तरह से आंकड़ा था, वो पैसा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर बेरोजगारी को हम देखें तो बेरोजगारी 2008 से 2024 तक के अगर हम आंकड़ों को देखें तो एनएसएसओ ने, ये सब जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये सब एनएसएसओ के हैं, तो एनएसएसओ के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी एक साल पहले के 8.2% थी, ठीक है। उसके एक साल पहले के 8.2% थी जनवरी-मार्च 2023 में। तो जनवरी-मार्च 2023 में वो घट के 6.8 हो गई। फिर जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे कम रही, जनवरी 2024 में सबसे कम रही। लेकिन 2023 के अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 20 से 30 वर्ष के आयु के जो बेरोजगार थे उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो इस तरह के आंकड़े हैं। बेरोजगारी मतलब ठीक ठाक तरीके से भारत में है। और अंतिम रूप से एडिटोरियल का ही कहना है कि परिवार की आय और खर्च में संतुलन की दृष्टि से यह जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, घर के खर्च का एक आदर्श बजट बनाएं,
और उसके अनुपात में ही खर्च करें। जहाँ तक हो ऋण से बचें और अगर ज़रूरी हो तो उसको चुकाने की स्रोत अवधि है वो पूर्व निर्धारित कर लें। यानी कि आप एक प्लान बना लें कि आपको कैसे जो है कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका आप कैसे उसको चुकाएंगे, और घर खर्च का भी नियोजन करें, एक राशि बचत के रूप में सुरक्षित निवेश करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तभी हम जो है बढ़ते खर्च और घटती आमदनी में अपने जो बढ़ते खर्च हैं उनका संतुलन हम बैठा पाएंगे। क्योंकि महंगाई अभी मान लीजिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती है, तो लोगों को भी कुछ कुछ अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ये 3 और 4 जून की खबरें थी। आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लोगों से बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।